Hello everyone. Welcome back to Walking Shepherds once again. और आज का हमारा जो ये टॉपिक बेसिकली जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम है द लाइफ ऑफ हेनरी डेविड थोरो। एंड उसके साथ साथ मैं उनकी एक किताब है वॉल्डन, उसके ऊपर जो उनका पहला चैप्टर है किताब का जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे बेसिकली जब हम बात करते हैं हेनरी डेविड थोरो की, हालांकि इनके बारे में मैंने पहले भी एक टॉक दिया था, बट तभी इट वाज अ वेरी ब्रीफ थिंग। आज थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं, उसे एलोबरेट करते हैं। तो ये जो महाशय है, अ, इनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि ही इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ अमेरिका। सो जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फिलोसॉफी है, ये उनके फाउंडिंग मेंबर है। एंड ये इनका जन्म हुआ था ऑन 12 जुलाई 1817, यूएसए में एक जगह है कॉन्कर्ड इन मैसाचुसेट्स। और इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी, ही वाज a student from Harvard College, and he completed his education over there in between the year 1833 uh, till 1837। और इनके जो टॉपिक्स थे वहां पे, जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन से, देखो सर। इट इज rhetorics, क्लासिक्स, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स एंड साइंसेस। बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, राइट? आज के टाइम पे आप ऐसा कॉम्बिनेशन किसको पूछो, मुझे देख लो, आप क्या कर रहे हो वेदांत? ओ, आई टीच बायोलॉजी। कैसे किया? मैंने 11th 12th के बाद साइंसेस एज अ सब्जेक्ट लिया था, और सिर्फ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैंने मेन कर लिया। व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड, जैसे कि पोइट्री, लिटरेचर, फिलोसफी? ना, नहीं कर पाया। डैम, क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। बट लुक एट दिस कॉम्बिनेशन मैन, राइट? इट इज साइंस, मैथ एंड फिलोसॉफी, a combination that makes you a human, because हमारा लॉजिक, हमारा जो दिमाग है, ये ऐसे ही काम करता है। ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ट एंड द माइंड ऑल टुगेदर। दैट इज हाउ अ ह्यूमन इज मेड। अब और इनके बारे में जानते हैं। ये जो थे, ये फिलोसोफर माने जाते हैं, एंड इनकी फिलोसॉफी और जो राइटिंग स्टाइल है, बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये नेचर और ह्यूमन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लिखते थे। बेसिकली हमने एक महाशय के बारे में बात की थी बहुत पहले, जिनका नाम था टेड केजिंस्की, हम्म, राइट? एंड समवेयर अगर आपको टेड केजिंस्की के बारे में पता हो, एंड जब आप इनको पढ़ोगे या इनकी वर्क्स को पढ़ोगे, तो आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे दोनों। बिकॉज हम्म, इनका भी यही मानना था कि ह्यूमन जो है, वो नेचर का एक पार्ट है, उससे वो अलग नहीं हो सकता। एंड जब कभी भी वो खुद को नेचर से अलग करेगा, वो दुखी होगा, वो होते ही रहेगा, राइट? अब बात करते हैं आगे कि ये बेसिकली हम, या पूरी दुनिया, बेसिकली आज के टाइम पे बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। लेकिन लेकिन जब जब हम बात करते हैं इनके बारे में, तो हम इनको बुलाते हैं एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट। इन्हें हम एसेइस्ट भी कहते हैं। आज के टाइम पे हम सुनते ही नहीं एसेइस्ट क्या होता है, राइट? आज के डेट पे ऐसे लिखना इज लाइक, अगर आपने किसी को अपनी बहुत ही महंगी गाड़ी से उड़ा दिया हो, और है ना, और कोर्ट कचहरी से बचना हो, तो आप ऐसे लिखते हो। बट पहले के टाइम पे हम ऐसे ऐसे लिखते थे, एंड आई विल टॉक अबाउट हिज एसेस एज वेल। ही इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट पोएट, जिनकी बहुत ही काफी सारी पोइट्रीज पब्लिश की गई है। Apart from that, as I already said it, he was the founding father of American philosophy, right? जो the United States of America की जो फाउंडेशन जिसके बेसिस पे रखी गई है, even people like Abraham Lincoln were inspired by this person, okay? एंड इसके अलावा इनकी जो बहुत ही फेमस वर्क्स है, right? उनमें से एक है वॉल्डन, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। एक बहुत ही फेमस इनका ऐसे है, जिनका नाम है सिविल डिसोबीडियंस, which is basically an argument in favor of citizen disobedience against unjust states. He was very much against the slaves or slavery,
He also worked for women suffrage and many other things. एंड लेटर ऑन इन्हीं की थॉट्स से बहुत सारे ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंस हुए जिनमें से कुछ गिने चुने नाम हैं, लाइक लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी एंड इवन मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सब के सब इनसे इन्फ्लुएंस है। ओके। एंड यहाँ पे अब इनकी जो राइटिंग स्टाइल है, बेसिकली मैं इसको ज्यादा इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ बिकॉज जब हम वॉल्डन पढ़ेंगे या फिर वो जो सेक्शन हम उठाएंगे, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से सेंस में वो बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बोरिंग है वो बुक अगर आप पढ़ो एक हम्म। पॉइंट पे। बट इफ यू नो द पर्सन वेल एंड हिज बैकग्राउंड वेल, तो वो उनकी वर्क ज्यादा अच्छे से आपके साथ बात करेगी, ये मेरा मानना है। सो उनकी जो लिटरेसी स्टाइल है वो इंटरवीव करते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे कि क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर, पर्सनल एक्सपीरियंस अपना खुद का, symbolic meanings, and historical loads, basically with a lens of a poetic sensibility. Okay, he gives a philosophical touch and attention to the details. Okay, basically। और हमें इनके बारे में क्या पता है, तो एक बहुत ही सही सा कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटलिज्म, राइट। एंड जो इस चीज को फॉलो करते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। This ideology was more of a English ideology. I would say not British but English ideology, and उससे भी ज्यादा पुराने अगर पीछे जाए हम, तो how do I put it, इसे हम ऐसे डाल सकते हैं कि यू नो समझ लो, दो मैं कैरेक्टर्स लेता हूँ। एक कैरेक्टर है गौतम बुद्ध, ओके, एंड दूसरे एक और पर्सन है कबीर। अब पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप गौतम बुद्ध को देखें तो ही वॉज अ प्रिंस बाय बर्थ, एंड वैसे वैसे नहीं, बहुत बड़े साम्राज्य के वो, है ना, ये थे, प्रिंस थे। एंड ही वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ चक्रवर्ती एज वेल, ऐसे कहा जाता है उनके बारे में। अ, अब हुआ ऐसे कि जब there's a concept in psychology called as the Maslow's theory of need, right? एक पिरामिड होता है, Maslow's pyramid। पिरामिड में ऐसा होता है कि सबसे बेस पे पिरामिड के आती है आपकी बेसिक नेसेसिटीज, दैट इज खाना पीना, राइट, एंड जो बेसिक नीड्स हमें चाहिए, ओके, टू सस्टेन लाइफ एज इट इज। देन जब इंसान की वो नीड फुलफिल होती है तो ये उसके ऊपर वाले सेक्शन के बारे में सोच सकता है, दैट इज टू गेन समथिंग, ओके, कुछ जमा कर ले। जब वो सेक्शन फुलफिल होता है तब वो अपने नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, बेसिकली वेर ही लुक्स फॉर बिलोंगिंगनेस, जहाँ पे वो लव ढूंढता है या फिर अपने लिए लोगों की एम्पैथी ढूंढता है। जब ये सेक्शन फुलफिल होने लगता है ना इंसान का, तब वो उसके ऊपर सोचता है कि भाई मैं यहाँ पे क्यों हूँ, राइट, दैट इज वेयर सेल्फ रियलाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर। एंड वो जो पिक है ना, वो पूरे के पूरे पिरामिड का, उसी को हम एक पॉइंट पे शायद से ना, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शायद से एनलाइटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने शायद इसलिए बोला क्योंकि मुझे नहीं पता एनलाइटमेंट क्या होता है, बिकॉज आई एम नॉट एन एनलाइटेंड वन, राइट। बट आई अज्यूम शायद से ये होगा, एंड अगर ना हो तो वो पता लगा लेंगे बेसिकली। अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे गौतम बुद्ध की, है ना। तो अगर आप ये मैस्लोस का पिरामिड देखो ना, तो गौतम बुद्ध लिटरली वाज ऑन द ऑलरेडी ही, उनके सारे पिरामिड्स के जो सेक्शंस है ना फुलफिल्ड थे, सब कुछ था, गेटिंग इट। सो इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू टॉक अबाउट दैट टॉप थिंग, द बिग थिंग, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज माय पर्पस हियर, और व्हाट एम आई, हु एम आई, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे बिकॉज वो सब कुछ भोग चुके थे। ठीक है। अब मेरे लिए बहुत ही अजीब बात ये होती थी ना कि जब मुझे किसी ने कबीर के बारे में बताया कि कबीर एक किसी को वो बाल अवस्था में एक वो बहुत ही लाइक इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिली को मिले थे, बेसिकली जो वीविंग करते हैं, ना, वीवर्स, वो उनको मिले थे, उन्होंने उनको पाला था पोसा था, तो दिस डेफिनेटली आई थिंक कि उनको
गौतम बुद्ध जैसी सारी चीजें तो नहीं मिली। बेसिकली वो जो पिरामिड की मैं बात कर रहा था, वो पहली दूसरी पिरामिड को ही समझे होंगे या फिर उन्होंने वो अचीव किया होगा। ओके, now this is what I believe again. I have to still understand Kabir and like know more about him as a person, right? But whereas I assume ये यहीं पे वहीं तक सीमित होगा। तो ऐसे इंसान को एनलाइटमेंट मिलना या फिर वो पिक पे जाके ये बातें करना, ओके, लाइक जो हम कबीर के जितने भी दोहे सुनते हैं, राइट? तो वो सारी की सारी चीजें उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे होंगे हमें नहीं पता, लेकिन वो वहां तक पहुंच गए। सो इट इज लाइक ही लिटरली जम्प्ड द पिरामिड, लाइक पहाड़ में गए सारे पिरामिड्स, ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? मैं तो सीधा ऊपर टच कर रहा हूँ, है ना? तो अब ये दोनों के बीच में आई ऑलवेज वॉज कंफ्यूज कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? देयर हैज टू बी समवन, समथिंग इन बिटवीन दैट इज ब्रिजिंग दिस टू पीपल। Thoru was my answer, right? Now why was Thoru my answer? Because over here वो एडवोकेट करते थे चीजों को, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट कर लिया था कि he was a leading transcendentalist who was deeply interested in the idea of survival in the face of hostile environment, and at the same time he advocated abandoning waste and illusions to discover life's true essential needs. ओके, सो एंड यहाँ पे एक फ्रेज, आई मीन एक पैराग्राफ है जो मैं वर्डन से ही ले रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन what this what you call paragraph means. Okay, so he has written this. This is a very famously known quote, or a phrase, and it goes something like that. I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach. And not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to practice resignation unless it was quite necessary. Unless it was quite necessary. I Right. wanted to live deep and suck out all the marrow of life. A phrase that is also used in Dead Poets Society, to suck the marrow of life. To live so sturdily and Spartan like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shape blows, to drive life into a corner. Look at the power, to drive life into a corner and reduce it to its lowest terms. And if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it and publish its meanness to the world? Or if it were sublime, to know it by experience and be able to keep a true account of it in my next excursion. Right? Now, Wonderful. when he wrote this, and when you read this again and again, he he was experimenting with life. He was brave enough to experiment. And while he was experimenting, वो ऐसे he was not in that वो ये इल्यूजन में नहीं थे कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और लोग मेरे बारे में जो सोचेंगे वो उनको मैं डिफेंड करूंगा कि नहीं भाई मैंने तो काफी कुछ जाना है, सीखा है। नो, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इन हिज होल बुक ही हैज बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि भाई देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने इसे ऐसे एक्सपीरियंस किया है, शायद से आपके लिए अलग हो, और अगर गलत भी होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आई थिंक आई फेल्ड एट द एंड। नाउ दिस इज द ह्यूमिलिटी, and this is where I find him more Hindu. Why? Because Karthik, you remember we said that जो ऋग्वेद है उसके 10 parts है, right? And in the last they mentioned that we don't know. So this is the honesty, right? तो ये when I was reading all of this, I thought कि यार कुछ तो हुआ होगा ना ये बंदे के साथ, कि मतलब ये एटीट्यूड कैसे आता है लाइफ के,
देन आई स्टार्टेड डिगिंग अ लिटिल डीपर, थोड़ा सा और रिसर्च करके फिर एक चीज पता चला कि थोरू जो थे ना उनके सिबलिंग्स भी थे, और मोस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, एंड ही वाज क्लोज टू एवरी वन ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम died at a very early age, Okay. and उनका जो loss था that affected him. Okay, and apart from that he himself was diagnosed with tuberculosis, TB, and back in those days it was equivalent to a death penalty, right? मतलब आपको हो गया तो हो गया, black lung is what they used to call, nothing can be done about it. तो he was aware of this, right, कि उनको पता है कि टीबी हो गया है, and time days are limited, right? So he understood that life is very, very, very limited, and that is what adds value to life, right? That is what adds beauty to life. So when he realized this, he wanted to live life on his terms, right? And no matter what he came across, whatever he faced, he never backed out of it. कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि भाई ये नहीं करना, चलो, he just did it. लाइक जब उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, तो वो टाइम पे ना हार्वर्ड एक बहुत सही चीज करता था। हम लोग एक छोटा सा अमाउंट लेते थे, राइट, टू गिव यू सर्टिफिकेट, एंड वो सर्टिफिकेट आप अगर कहाँ पे भी दिखाओ तो आपको बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन अमेरिका मिल जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ हार्वर्ड से। ओके, ही सेड नो, बिकॉज वो बोलते हैं कि मैं क्यों दूं पैसे वो चीज के लिए जो मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट। तो ही उन्होंने वो सर्टिफिकेट तो लिया ही नहीं, बोला नहीं चाहिए। एंड उन्होंने देन छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। वन ऑफ द वर्क दैट ही यूज्ड टू डू वाज टीचिंग। वो सिखाते थे, ही यूज्ड टू टीच ग्रामर इंग्लिश बाय द वे, with his brother over there. Later on he decided that since he was very good at writing, he decided to write a book. When the book was like written and publish करने के लिए उनको पैसे चाहिए थे पब्लिकेशन में, राइट, एंड उसके लिए उन्होंने कुछ, आई डोंट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट अमाउंट, आई थिंक वो टाइम पे कुछ समवेयर अराउंड $350 या $500 के अराउंड समथिंग कुछ लोन था, which was a very big amount back in those days, right? And unfortunately book did not sell much, तो वो कर्जे में आ गए, debt, right? अब वो कर्जा पे करने के लिए उन्होंने देन अपने फादर की एक फैक्ट्री थी, पेंसिल मेकिंग फैक्ट्रीज, उन्होंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली ही टुक ओवर द बिजनेस एज वेल लेटर ऑन। वो अकेले ही करते थे वो काम, बट एक पॉइंट पे देखो नसीब कितना खराब हो सकता है किसी का, कि वहां पे आग लग गई एंड लॉस भी हुआ बहुत सारा। तो एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज नथिंग टू बी सेव्ड, राइट। तो वो बिजनेस भी ऑलमोस्ट डूब गया, और एक खर्च, आई मीन उनके ऊपर कर्जा आ गया। Up to, in order to pay all of this debt, he started doing all the kind of minimal or nominal jobs, right? और वो करते हुए उनको एक शख्स मिले जिनका नाम है एमरसन, राल्फ एमरसन, who is also considered to be his mentor and one of the founding members of the concept of Transcendental. transcendentalism. तो एंड उन्हीं के अंडर उन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी। तो जब ही यूज्ड टू वर्क फॉर एमरसन, वो एक्सकर्शंस करते थे, ट्रिप्स करते थे, रिकॉर्ड्स कर, ओके, करते थे, एंड दैट इज हाउ यूज्ड टू गेट पेड। एंड ऐसे ही करते करते ही ऑल्सो केम अक्रॉस मल्टीपल अदर पीपल, and he later on joined the civil disobedience as a thing. Like he was very much against the unjust government. तो लोग उनको एनार्किस्ट भी कहते हैं। वो जेल में भी रहे थे क्योंकि उन्होंने टैक्स भरा नहीं था अपने लैंड का, राइट। बट लेटर ऑन उनकी कोई आंट ने आके भर दिया था, एंड देन ही वाज आउट ऑफ द जेल। बट after that, for the rest of his life, he never supported the government, basically the unjust government, and that also, somehow fueled the whole concept of जो revolution हुआ था वहां पे, okay, जो civil wars हुए थे उसके बाद, and multiple others. uh, so the point over here is this person, this है ना, हेनरी डेविड थोरो एज अ पर्सन, उन्होंने क्या किया था ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए एक ऐसा पॉइंट आया लाइफ में जहाँ पे
ही जस्ट वांटेड टू चेक वेदर ये जो ह्यूमन है ये अपने आप को सस्टेन कैसे कर सकता है कि लाइक क्या वो मिनिमलिस्टिकली जी के भी अपनी लाइफ निकाल सकता है. And for that, he went to a pond that was very close by in same region of Concord, which was called as Walden. Okay, और वहां पे वो 2 साल रहे. एंड जब वो वहां पे रहने के बाद when he came back, लोगों ने पूछा उनको कि भाई आपने लाइफ के 2 साल वहां पे वेस्ट किए, राइट? तो क्या था वहां पे, कैसे किया वो आपने, क्या क्या आपने देखा, एंड ऑल मेनी अदर Mm. क्वेश्चंस. So in order to address those questions, he said that I'm writing this book. Okay? तो जब उन्होंने ये बुक लिखी, now like in order to go to that section, I am opening a website over here, right? It's a very interesting website. If अगर किसको ये बुक को और पढ़ना है या फिर इसकी सिर्फ ना क्विक समरीज भी चाहिए ना, you can visit this. Let me check. It's called Mm. cliffnote.com. Cliff notes. ओके, एंड यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी समरीज मिल जाती है, क्विक क्विक. ओके, तो इन्होंने यहाँ पे आई एम यूजिंग द सेम बिकॉज यहाँ पे चैप्टर वाइज समरीज एंड एनालिसिस और बहुत सारी चीजें मिल रही है, राइट? सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे उन्होंने जब अपनी लाइफ निकाली, राइट, तो ऐसा हुआ कि ही वेंट ओवर देयर. इन्होंने छोटे छोटे एक लाइक वहाँ के जो लोकल चीजें होती है, हाउ डू आई पुट इट, एक कैबिन बनाया लेट्स से, Mm. ठीक है? और वो जो कैबिन था उन्होंने वो वहीं के कुछ नो रीयूजेबल जो वुड्स थे और बहुत सारे रिसोर्सेस थे, उसी को जॉइन कर करके वो बनाया, विच वॉज विथ स्मॉल कैबिन, राइट? एंड उसमें उन्होंने बहुत बहुत सारी और भी चीजें ऐड की, लाइक उसमें एक छोटी सी चिमनी होनी चाहिए थी तो उन्होंने ऐड करवा दी. एंड एक नो जहाँ पे वो रेस्ट कर सके तो उसके लिए एक प्लैंक लगा दिया विच एक्टेड लाइक अ बेड. एंड ही वांटेड दैट उनका कैबिन ऐसा बहुत ही बंद ना रहे. एक विंडो भी उन्होंने इंस्टॉल करवाई सो दैट ही कैन ऑब्जर्व द नेचर थ्रू द विंडो, राइट? प्लस वो क्या करते थे कि खाने पीने के लिए वो वहां पे उन्होंने बहुत सारी, है ना, लाइक कल्टीवेशन शुरू कर दी, छोटी 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 मोटी कल्टीवेशन, राइट? जैसे कुछ फ्रूट्स उगा लेते थे, कुछ है ना, कुछ वेजिटेबल्स उगा लेते थे. एंड वो सिर्फ खुद के लिए यूज भी नहीं करते थे, उन्होंने वो बेचा भी. He sold it. He sold it like around, and he also said that he made a profit of $8. Mhm. राइट? अभी अभी यहाँ पे ना, एंड व्हेन यू रीड दैट नो पेज जहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि मैंने घर बनाने के लिए, कैबिन बनाने के लिए ये मटेरियल्स यूज किया, उसमें मैंने इतना अमाउंट यूज किया, हर चीज का उन्होंने एक नोट बनाया. एंड उसका टोटल कुछ आ रहा था $24 सम और $28 सम, राइट? एंड देन उनके पास कुछ छोटी सी अमाउंट बची हुई थी विच वॉज ऑलमोस्ट यूज्ड, ओके, इन अदर रिसोर्सेस एज वेल. लेटर ऑन वो कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे और अच्छा खाने का कुछ मन करता था बिकॉज ऑब्वियसली ईटिंग द यू नो वेरी ब्लैंड फूड लाइक दैट वाज नॉट अ इजी टास्क. तो वो बोलते थे मुझे ब्रेड खरीदने का मन करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मैं आटा खरीदूं तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, एंड इट वाज अफेक्टिंग हिज सेक्शन. अब आप सोच रहे हो यहाँ पे आटा लेने के लिए सोच रहा था, राइट? अब वहां पे उन्होंने देन ऐसे ही किया कि जो उनके पास ग्रेन्स थे उन्होंने खुद ही उसका फ्लोर बनवाया या बनाया खुद. एंड देन उन्होंने अपनी ही रेसिपी क्रिएट की, लाइक ही मेड हिज ओन ब्रेड जिसका टेस्ट अलग होता था, राइट? बट ही स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस. बट ये छोटी, देखो ये छोटी छोटी चीजें है ना जहाँ पे वो एक्चुअली बता रहे कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग, यू स्टार्ट लिविंग द प्रोसेस, बट यू हैव टू स्टार्ट, राइट? ओके, सो अब यहाँ पे ही उनका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बाहर आया कि ही वॉज ऑफ एन ओपिनियन दैट ह्यूमन, राइट, अननेसेसरीली अपने आप को ट्रैप कर लेता है. किसमें? एक रेस में. कौन सी रेस में? भाई मुझे अगर एक घर चाहिए, मुझे फैमिली सेटल करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड देन वो सब चाहिए के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा, राइट? देन आप वो सब चीजें ले लेते हो एंड देन उस चीजों को पे करने के लिए पूरी लाइफ लगा देते हो. Now you look at this. Is this not the
story of every single individual that we know. है ना, हम इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एडल्टिंग कह देते हम्म, हैं, लाइक दिस इज एडल्टिंग भाई, ऐसा ही होता है। हमने नॉर्मलाइज कर दिया है चीजों को। ओके, एंड ही सेड दैट कि एक इंसान जो है ना, वो अगर कमा ले ना अच्छे से, लाइक 1 2 3 वीक अच्छे से काम कर ले थोड़ा, तो उसके पास इतना होगा कि वो कुछ समय तक अपना गुजारा आराम से कर सकता है। हम्म, ओके, बट यू हैव टू बी वेरी रिसोर्सफुल अबाउट इट, वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो अभी उससे क्या होगा, सिंपल है, उससे ये होगा कि मैं जब अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीऊंगा विद ईज, विदाउट वरिंग अबाउट कि मुझे ईएमआई भरनी है या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने हैं, मैं वही टाइम यूज कर सकता हूँ वो चीजें करने के लिए जो मुझे ह्यूमन बना रहा है। मैं शायद से मेरा आर्ट फॉलो कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और कुछ कर भी ना पाऊँ तो एटलीस्ट मैं कुछ रीड कर सकता हूँ, राइट। मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, समथिंग दैट इज एडिंग नो वैल्यू टू लाइफ, आई कैन डू दैट, आई कैन बी मोर ह्यूमन। है ना, और आज के टाइम में पता है हमें क्या झूठ दिया जा रहा है, एक काम करो यार, एआई आया है, सब काम एआई करेगा। व्हाट इज ह्यूमन मेंट फॉर? ह्यूमन इज मेंट फॉर डूइंग ह्यूमन स्टफ। अब इससे ज्यादा डीह्यूमनाइजिंग क्या हो सकता है ना, हम हर चीज के टेढ़े ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, ताकि बहुत ही सीधे सीधे चीजें अवेलेबल है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हम ये जो कोर है ना, द फिलोसॉफी जो कोर था वो थोरू का, हम उससे भी दूर जा रहे हैं। एंड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे उन्होंने कही कि हमने ना ये चीज को नॉर्म बना दिया, इसको सोसाइटी बना दिया, राइट। लाइक सोसाइटी कहता है कि ये तो करना ही है, ये तो होना ही है, राइट। बट यहाँ पे समवेयर while आई वाज रीडिंग दिस, मुझे एक एक बंदा याद आया जिसका नाम था कार्ल यंग। पता है क्यों याद आया? कि कार्ल यंग ने एक बात की थी कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। बिकॉज एज अ पेरेंट हम जो कुछ नहीं कर पाते ना, हम हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, हम उनको बोलते हैं मैंने आपके लिए इतना किया, ये नहीं दे पाया, बट आपको ये आपके बच्चों के लिए करना है। या फिर एटलीस्ट मैंने जो आपको दिया है, आप एटलीस्ट वो तो अपने बच्चों को दो, उतने तो केपेबल बन जाओ, एंड देन उसके लिए काम करो। बट तो ये क्या है ना, ये बेसिकली ड्रीम्स है, हम बस हमारी इच्छाएं जो है ना, जो पूरी नहीं हुई है, वो बस पास ऑन कर दे रहे, ढकेल दे रहे, विच कार्तिकेय once talked about was projection। हम ये करते हैं, राइट, एंड ही इज सेइंग द सेम थिंग। सो अगेन दिस इज वेयर इट कनेक्टेड टू मी, राइट, कि हम ये करते हैं ऐसे। और बात आती है उसके इनकी जो ये पहले चैप्टर थी, दैट वाज इको, द पहले चैप्टर का नाम है इकोनॉमी। द वर्ड इकोनॉमी वाज टेकन फ्रॉम द वर्ड oikos, which means house, basically managing the house। मैनेजिंग द। ओके, है ना। तो अभी यहाँ पे बहुत ही अजीब है कि आई थिंक मुझे बहुत सारी जगहों से मिला हुआ है, एक ही नहीं बहुत सारी जगहों से मिला हुआ है कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं उनको पूछता हूँ इकोनॉमी क्या है, तो वो बोलते हैं पैसा पैसा पैसा। बट you look through the lens of Thoreau and you'll realize that economy, money is a very secondary thing. Yeah, it is just a bridge in between something. The real wealth is your time and the resources that you have. And on the same principle, the whole United States of America was built on. And this theory, this concept was also very much common in India. But हमने हर जगह से इसको वाइप आउट कर दिया। So this person who was more Hindu than all the Hindus that are present in this nation, the person who actually laid the philosophical stone for United States, we are just forgetting. And it just feels better that when you come across such individual and you can learn, you can take more of his wisdom। बस एक चीज अगर possible है, that is very difficult, that he showed, which I find it very difficult, is honesty।
अगर हम ऑनेस्ट हो जाए ना तो आई थिंक ये ज्यादा पॉसिबल है। यही प्रॉब्लम है, हम ऑनेस्ट नहीं होते। हम खुद को दूर नहीं करते डिस्ट्रैक्शन से, हम खुद को दूर नहीं करते बहुत सारी चीजों से। हमने हमारी आइडेंटिटी, ईगो और सेल्फ को एक कर दिया है। तो ये जो आइडेंटिटी, ये जो ईगो, इसको हटाओ। जानो कि आप क्या हो। बिकॉज वो यही कह रहे थे कि जब आप ये जानोगे ना कि आप क्या हो, तब आप समझोगे कि you cannot change, because as once a very great person said, okay, people don't change, Mm. they realize. So the great person, his name is Kanda. So the point is, over here you have to understand, because जब आप ये realize करोगे ना, आप खुद को change नहीं कर सकते। अब बाहर चेंजेस लाना तो भूल जाओ, वो भी नहीं होता। जब आप खुद को ये आप जान लोगे ना कि आप ये हो, यू आर दिस पर्सन, यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, then you can work with yourself. Because when you work with yourself, only then the change, or the things around you will start to change. So this is a very Indian, again a very Hindu Mm. philosophy, that the real journey starts within. And with this thought, Mhm. the real journey starts within, I end my talk.